नमस्कार। जुबली टीवी के हेल्थ शो जुबली हेल्थ लाइव विद ओम दत्त के एपिसोड संख्या 81 यानी 81 में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। भारत में पेट संबंधी बीमारियां बहुत सामान्य हो गई हैं, इसलिए पेट रोग से पीड़ित किस मरीज को किस स्तर का इलाज कराना है, इसकी पूरी जानकारी उसको होनी बहुत जरूरी है। इसी उद्देश्य से जुबली हेल्थ लाइव प्रसारित कर रहा है पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों पर 6 अंकों की एक विशेष श्रृंखला। इस सीरीज के दूसरे अंक में आज का विषय है एब्डोमिनल पेन, इज इट गॉल ब्लैडर प्रॉब्लम। पेट दर्द, क्या ये गॉल ब्लैडर की समस्या है या संकेत है? हमारे विशेष आमंत्रित मेहमान हैं लखनऊ से जाने माने सर्जन डॉक्टर अंशुमान पांडे। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार सर। टीवी के इस विशेष अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम अपने चिकित्सा विशेषज्ञ का दर्शकों को परिचय दे देते हैं। डॉक्टर अंशुमान ने मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद से एमबीबीएस और जनरल सर्जरी में एमएस किया है। आपने एडवांस्ड लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, इंडियन एसोसिएशन ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इंडो सर्जन्स, लेप्रोस्कोपिक एंड कोलोरेक्टल सर्जरी एसोसिएशन ऑफ इंडियन सर्जन्स, लखनऊ कॉलेज ऑफ सर्जन्स, एसोसिएशन ऑफ मिनिमल एक्सेस सर्जन्स ऑफ इंडिया और सर गंगाराम हॉस्पिटल नई दिल्ली से हेपाटोबिलियरी सर्जरी में आपने फेलोशिप ली है। इस तरह से आपके पास कई फेलोशिप है। डॉक्टर अंशुमान नई दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल में मल्टी ऑर्गन ट्रांसप्लांट और एसजीपीजीआई मेडिकल साइंसेज लखनऊ के सर्जिकल गैस्ट्रो इंटीरियोलॉजी विभाग में सीनियर रेजिडेंट रहे हैं। इसके बाद आप इराज लखनऊ मेडिकल कॉलेज और फिर लंबे समय तक आपने किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ के डिपार्टमेंट ऑफ सर्जिकल गैस्ट्रो इंटीरियोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर सेवा दी है। वर्तमान समय में आप डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ के डिपार्टमेंट ऑफ सर्जिकल गैस्ट्रो इंटीरियोलॉजी के प्रोफेसर और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। डॉक्टर अंशुमान, पहला प्रश्न जो सामान्य आदमी जानना चाहता है वो ये कि गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय या फिर सामान्य भाषा में कहें तो पित्त की थैली, ये क्या होता है और इसका काम क्या है? धन्यवाद ओम जी, आपने बहुत अच्छी तरीके से हमारा परिचय दिया। मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि गॉल ब्लैडर हमारे शरीर में, जिसको कि हम लोग पित्त की थैली या पित्ताशय बोलते हैं, वो लिवर के नीचे का एक हिस्सा है। लिवर और छोटी आंत को जोड़ने का एक कार्य जो है वो कॉमन बाइल डक्ट या बाइल डक्ट करती है और उसी से थोड़ा सा आउटपाउस्ट होकर के एक गॉल ब्लैडर बनता है। हमारे शरीर में गॉल ब्लैडर का काम है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बिलियरी पिगमेंट्स एंड बाइल, यानी जो भी लिवर बाइल बनाता है वो हमारे पित्त की नलकी यानी सीबीडी के माध्यम से छोटी आंत में जाती है। पचन पाचन में वो मददगार होती है, खास तौर से फैट के पचन पाचन में, यानी जिसमें कि हम बहुत ज़्यादा गरिष्ठ खाना जब खाते हैं या बाकी जो भी खाना खाते हैं जिसमें कि फैट की मात्रा अधिक हो, उसमें पचन पाचन में वो मदद करता है। गॉल ब्लैडर बेसिकली सब चीज़ों को कॉन्सेंट्रेट करता है। कॉन्सेंट्रेशन के बाद जब कभी आप खाना खाते हैं, ख़ास तौर से बड़ा खाना खाते हैं जिसमें कि फैट का कंटेंट हो, तो वो अपने आप में एम्प्टी करता है कुछ हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस के माध्यम से। तो गॉल ब्लैडर में आपका जो आपके शरीर में काम है गॉल ब्लैडर का, वो कुल मिलाकर के कॉन्सेंट्रेशन है और इसी की वजह से उसमें थोड़ी बहुत दिक्कतें भी होती हैं जो कि शायद हम आगे डिस्कस करेंगे। जी। तो कुल मिलाकर के ये समझना ज़रूरी है कि गॉल ब्लैडर का ऐसा कोई विशेष कार्य नहीं, वो अपने आप में कुछ बनाता नहीं है,
वो कुल मिलाकर के अपने अंदर चीज़ों को थोड़ा-सा उसका कंसंट्रेशन बढ़ाता है और जो भी लिवर बाइल सेक्रीट करता है, वो अपने अंदर समावेश करता है उसका और उसको कंसंट्रेशन के साथ वो जब आप खाना खाते हैं, तो वो एम्प्टी कर देता है आपकी छोटी आँत में, ताकि पचन-पाचन में ये मदद हो पाए। जी। डॉक्टर साहब, गॉल ब्लैडर में किस तरह की बीमारियां या समस्याएं पैदा हो जाती हैं और गॉल ब्लैडर में होने वाली इन बीमारियों के पीछे कौन से प्रमुख कारण होते हैं? जी, गॉल ब्लैडर जैसे कि मैंने बताया अभी कि उसका कार्य प्रेडोमिनेंटली कंसंट्रेशन है। तो जी। हालाँकि बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती हैं गॉल ब्लैडर की, लेकिन मैं कुछ बिंदुओं को टच करना चाहूँगा जो कि हमारे डेली उसमें जो ओपीडी में मरीज़ आते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि गॉल ब्लैडर में सूजन हो जाना, जिसको कि हम कोलिसिस्टाइटिस कहते हैं। वो कोलिसिस्टाइटिस हमारे यहाँ आम तौर पर पित्त की थैली में पथरी बनने पे होती है। पित्त की थैली की पथरी का मतलब यही होता है, जैसे मैंने बताया कि कंसंट्रेशन करता है। तो वो उसमें कभी-कभार उसकी मोटिलिटी यानी जब वो उसका जब वो रिलीज़ करता है, वो कायदे से रिलीज़ नहीं हो पाता, उसके फंक्शन में कुछ एब्नॉर्मैलिटीज़ आती हैं। वहाँ पर कुछ लिथोजेनिक फैक्टर्स जो हैं, वो बढ़ जाते हैं, जिसमें कि आपके स्टोन्स बन सकते हैं। स्टोन्स प्रेडोमिनेंटली कोलेस्ट्रॉल और बाकी सारे अन्य कणों के होते हैं और थोड़ा बहुत कैल्शियम डेपोज़िशन भी हो सकता है उसमें। अलग प्रकार के स्टोन्स कभी-कभार बिलियरी पिगमेंटेड स्टोन्स भी हो सकते हैं, जो कि कभी-कभार जैसे छोटे बच्चों में कुछ हेमोलिटिक डिसऑर्डर्स होते हैं या किसी की भी खून पतला करने की दवाई खा रहा है या किसी अन्य प्रकार से जबकि आपके अंदर बिलियरी पिगमेंट्स बढ़ जाते हैं और वो वहाँ पर किरकिरी बनकर या पत्थर बनकर गॉल ब्लैडर में रह सकते हैं। तो जब गॉल ब्लैडर में पथरी बनती है और वो एम्प्टी नहीं हो पाता, अपने समय पे वो खाली नहीं हो पाता और हार्मोनल इन्फ्लुएंस में जब आप खाना खाते हैं, वो नहीं एम्प्टी कर पा रहा है अपने आप को, वो जिस नलिका से अपने आप को सीबीडी से जोड़ता है, जिसको कि सिस्टिक डक्ट कहते हैं, वहाँ पर सूजन आ जाए या पथरी आ जाए, तो वो अंदर कोलिसिस्टाइटिस के रूप ले लेता है, जिसमें कि आप मरीज को दर्द होता है। ये दर्द आमतौर पर खाना खाने के वक़्त होता है, जब आप बड़ा बड़ा खाना खा रहे हैं या गरिष्ठ खाना खा रहे हैं और इसके अलावा आपको सूजन के साथ-साथ कभी-कभार हल्का बुखार, दाहिनी तरफ ऊपर दर्द, यानी दाहिनी तरफ आपके एब्डोमेन में दर्द होता है, कभी-कभार वो पीठ में भी जा सकता है। उसके अलावा एसोसिएटेड सिम्पटम्स में वॉमिटिंग हो सकती है। ज़्यादा सूजन होने पर चूँकि वो लिवर से संबंधित है, थोड़ा बहुत पीलिया भी हो सकता है, गॉल ब्लैडर में अपने आप में पीलिया जनरेट कर सकता है। दर्द के अलावा कभी-कभार गॉल ब्लैडर में सूजन इतनी बढ़ जाती है, उसकी मतलब वो एम्प्टी नहीं हो पाता, उसके अंदर पानी हो जाता है, बाइल अब्ज़ॉर्ब होकर के म्यूकस बन सकता है, इसको म्यूकोसील कहते हैं, बहुत ओवर डिस्टेंडेड हो जाता है। उसमें इन्फेक्शन होने पे पायोसील यानी पस पड़ सकता है। डायबिटिक्स में हम लोगों ने देखा है जो कि हमारे यहाँ बहुत कॉमन है, डायबिटीज़ का हम कैपिटल है ऑफ द वर्ल्ड नियरली। डायबिटीज़ में कभी-कभार ऐसा होता है कि गॉल ब्लैडर में इतनी सूजन हो गई कि अपने आप को परफोरेट भी कर सकता है, उसी सूजन के माध्यम से। उसकी जो ब्लड सप्लाई है वो वहाँ कमज़ोर पड़ गई और वो उसमें छेद हो गया। तो बाइल जब कभी वो इन्फेक्टेड बाइल आपके पूरे पेट में फैल सकता है या लोकलाइज़ रूप में फैल सकता है, तो वो पोटेंशियली एक इमरजेंसी की सिचुएशन बना सकता है और जी। मरीज़ को तुरंत-तुरंत ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ सकती है। इन सब डॉक्टर के साहब। अलावा जी। मैं जी। एक जी। बात और कंप्लीट कर दूँ, हमारे देश में और हमारे प्रांत में ख़ास तौर से एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गॉल ब्लैडर कैंसर की। गॉल ब्लैडर कैंसर जो है, ये सबसे ड्रेडेड बीमारी है, सबसे ज़्यादा खतरनाक बीमारी है। ये बीमारी किन कारणों से होती है, कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, कुछ वो होते हैं, बट इनका सबसे बड़ा एसोसिएशन जो है गॉल ब्लैडर स्टोन्स के साथ भी होता है, पथरी के साथ भी होता है। तो हमारे देश में जिसको कि हम गैंजेटिक बेल्ट भी बोलते हैं, गैंजेटिक बेल्ट में नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में गॉल ब्लैडर कैंसर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर्स हैं और ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। यानी 95 से 97% लोगों जो हमारे पास प्रेज़ेंट करते हैं, यानी 10 में से 9 लोगों के भी ऊपर, हम उनको कुछ भी ऑफ़र नहीं कर पाते, क्योंकि वो बीमारी ऑलरेडी फैल चुकी होती है। तो गॉल ब्लैडर कैंसर जो बहुत खतरनाक बीमारी है, वो गॉल ब्लैडर स्टोन्स के साथ एसोसिएटेड होती है। तो गॉल ब्लैडर कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसके लिए हमें बहुत जागरूक रहना चाहिए। इन सब के अलावा यदि गॉल ब्लैडर से एसोसिएटेड और कोई प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे कि किरकिरी या पथरी
पित्त की नलकी में आ गई, जिसको कि सीबीडी में आ गई, तो हमें जॉन्डिस हो सकता है, वहाँ फीवर आ सकता है, जिसको कि हम कोलेंजाइटिस का रूप कहते हैं। जाड़ा देके बुखार आ सकता है। रुकावट की वजह से लिवर में बैक प्रेशर चेंजेस हो सकते हैं, लिवर के अंदर मवाद पड़ सकता है, छोटे-छोटे कोलेंजेटिक एब्सेस हो सकते हैं। पित्त की पथरी अगर बहुत लंबे समय तक पड़ी रही, सरक करके नीचे आ गई किरकिरी उसकी, तो वो अग्नाशय जो कि जुड़ता है वहाँ पर नीचे, अग्नाशय की भी नलकी, पित्त की नलकी के साथ मिलकर के खाने की डियोडेनम में खुलती है। तो अग्नाशय की सूजन होना पोटेंशियली जानलेवा सिचुएशन हो जाती है, जिसको कि हम बिलियरी पैनक्रेटाइटिस कहते हैं, पित्त की नलकी की स्टोन की वजह से। और इन सब की वजह से सेप्सिस हो सकता है, मरीज के मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन में जा सकता है। तो कुल मिलाकर के बहुत सारी बीमारियां इंटर रिलेटेड हैं, जो कि गॉल ब्लैडर से ही एसोसिएटेड है। तो ये कहना, आपका ये टॉपिक बहुत अच्छा है कि गॉल ब्लैडर अपने आप में क्या प्रॉब्लम्स कर सकता है। लेकिन हमें ये भी देखना है कि गॉल ब्लैडर बाकी चीज़ों से एसोसिएटेड है, जैसे मैंने बताया लिवर से, पित्त की नलकी से, पैनक्रियास से और खाने का जो है डियोडेनम से। तो वो सारी की सारी एक एक ऐसा सामंजस्य बनाते हैं आपस में कि एक बीमारी दूसरे से इंटर रिलेट हो सकती है और सबसे खतरनाक बीमारी कैंसर बन सकता है। जी। डॉक्टर अंशुमान, अभी आपने तमाम तरह के कारण बताए, ये जरा जानकारी दीजिए कि क्या स्टोन बनना वंशानुगत भी होता है क्या? अ, इसमें वंश तो उतना ज़्यादा नहीं होता स्टोन बनने के लिए। लेकिन जी। आपको मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बता सकता हूँ कि जी। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जो कि अल्ट्रासाउंड कराते हैं, उनमें पित्त की थैली में पथरी नज़र आती है या छोटी किरकिरी नज़र आती है। तो अमेरिका में जो हमारे पास डेटा है, अभी हमारे पास हिंदुस्तान का बहुत मतलब क्रेडिबल डेटा नहीं है, लेकिन वहाँ पे लगभग 30 ही फ़ीसद लोग, यानी कि अगर 70% लोग में स्टोन्स पड़े रह सकते हैं आजीवन और उनको कोई दिक्कत नहीं देते। लेकिन हमारे यहाँ पे जैसे मैंने अभी आपको बताया कि स्टोन्स एसोसिएटेड हैं गैंजेटिक बेल्ट में कैंसर के साथ, तो यदि हमको स्टोन दिखाई पड़ता है, तो हम उसको फ़ॉलो अप करने के लिए ज़रूर सलाह देते हैं कि अगर जी। किसी भी रूप से जो है वो दिक्कत दे, तो करें। वंशानुगत तो नहीं, लेकिन हाँ, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, यानी कि हम जिन जी। अ जिस अपने पारिवारिक परिवेश में रहते हैं, कभी-कभार ये हम लोगों ने देखा है कि मदर को यदि स्टोन हो, तो सिस्टर को भी स्टोन होता है। फैमिली में छोटी सिस्टर को स्टोन है, तो भाई को भी स्टोन हो सकता है। वो इसीलिए शायद हमारा जीवन शैली इस प्रकार की है कि हम एक प्रकार का खाना खाते हैं और कभी-कभार थायरॉइड जो एक बीमारी है, वो थोड़ा-सा लंबे समय तक, वो एक हाइपोमोटिलिटी डिसऑर्डर है, तो उसमें गॉल ब्लैडर में भी किरकिरी या पथरी हो सकती है। तो जेनेटिक उतना ज़्यादा नहीं, बट येस जी। अगर कॉम्प्लिकेशन होता है, कैंसर्स होते हैं, तो उनमें थोड़ा जेनेटिक प्रिडिस्पोज़िशन पाया गया है। अच्छा, अगर किसी को तेज दर्द अचानक उठे, तो तब उसे तत्काल क्या इलाज लेना चाहिए? अमूमन होता ये है कि लोग बिना सोचे-समझे दर्द की दवाई तो खा लेते हैं, दब जाता है, फिर निश्चिंत हो जाते हैं। तो एक सवाल तो हमारा ये है। दूसरा सवाल इसी से रिलेटेड मैं जोड़ देता हूँ कि पथरी बनने की क्या कोई ख़ास उम्र होती है? कि किसी छोटे बच्चों में भी पथरी हो जाती है या सीनियर सिटीज़न्स में होती है या कोई उसके ख़ास एक उम्र की सीमा है? ज़रा इसके बारे में बताइए। देखिए, ये मैं स्टैटिस्टिक्स पे बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं दूँगा। हम लोग को जो बचपन से पढ़ाया गया है, वो फैट फीमेल फर्टाइल 40, 4 एफ्स, यानी कि 40 साल की महिला लगभग हो, वो अपने जेस्टेशनल या फिर रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में हो। नंबर 2, उसमें जो है थोड़ी-सी ओबीज़ हो, फैटी हो, तो ये सब ज़्यादा प्रीडिस्पोज़ करता है। ये सब बेसिकली ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ थे। बट हमारे यहाँ मेल्स में भी गॉल ब्लैडर में बहुत सारी पथरी होती है। बच्चों में जैसे आपने सही से कहा कि पथरी होती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट क्या है कि गॉल ब्लैडर की पथरी में, जैसे मैंने बताया कि गॉल ब्लैडर की पथरी सबसे ज़्यादा अपने आप में जो मैनिफेस्ट करता है, उसमें पेन मैनिफेस्ट करता है। ये दाहिनी तरफ ऊपर यहाँ पर हिस्से में आपके रिब्स के नीचे दाहिनी तरफ अमूमन पेन होता है। बीच में भी पेन हो सकता है, कभी-कभार अलग-अलग जगहों पे हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा पेन दाहिनी तरफ यहाँ ऊपर होता है। पेन यूजुअली खाने के साथ एसोसिएटेड रहता है, बड़ा खाने के साथ होता है, गरिष्ठ खाने के साथ होता है, लेकिन वैसे भी पेन हो सकता है। पेन जब एक्यूट पेन होता है, तो वो आप भूल नहीं सकते। हम लोग अंग्रेज़ी में उसे कोलिकी पेन बोलते हैं, बिलियरी कोलिक, लेकिन वो लगातार बना पेन होता है, जो कि दाहिनी तरफ ऊपर होता है और कुछ घंटों के लिए बना रह सकता है।
पीछे की तरफ जाता है, आपकी रीढ़ की हड्डी की तरफ जाता है, रेडिएट करता है। खाने के पेन के साथ-साथ आपको हल्का बुखार भी हो सकता है, डिस्पेप्सिया हो सकता है, यानी कि आपका पचन-पाचन की क्रिया उस वक़्त जो है ऑल्टर हो सकती है, आपको वॉमिटिंग हो सकती है, हल्का अगर ज़ोर से पेन हुआ तो कभी-कभार इतनी सूजन हो सकती है कि आपको हल्का-फुल्का जॉन्डिस भी हो जाए। तो कुल मिलाकर के अनेक प्रकार की दिक्कतें आपको गॉल ब्लैडर की वजह से हो सकती हैं। यदि किसी भी व्यक्ति में, वो पुरुष हो या महिला हो, इस प्रकार का दर्द यदि होता है और उस दर्द के साथ एक बहुत ही आसानी से उसको देखा जा सकता है एक अल्ट्रासाउंड होल एब्डोमेन से। कभी-कभार जो फीमेल्स जो प्रेग्नेंट होती हैं, वो उनमें चूँकि उसमें हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उनका पेट बड़ा होता है, तो उनमें पेन ज़्यादा मैनिफेस्ट कर सकता है। हमारे कुछ जो जिसे हम कहते हैं इम्यून कॉम्प्रोमाइज़्ड लोग होते हैं, जैसे कि डायबिटिक लोग हैं, थोड़ा-मोड़ा जिन्होंने बहुत लंबे समय तक कोई भी ऐसी रोग प्रतिरोधक क्षमता जिससे कम होती है, वो दवाइयाँ ले रहे हैं, एंटी कैंसर ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो उनको थोड़ा ज़्यादा जागरूक रहना चाहिए। यदि किसी भी प्रकार का पेन होता है, तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना ज़्यादा रहती है। यदि आपको पेन हो रहा है और या बहुत लंबे समय तक आपका पचन-पाचन ठीक नहीं रह रहा है, आपको जो है बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग होती है, बहुत गैस बनती है और ऊपर की तरफ आपको जो है डिस्कम्फर्ट महसूस होता है, तो मेरी समझ से आपको जागरूक रहना चाहिए और एक अल्ट्रासाउंड करा लेना चाहिए। बच्चों डॉक्टर में साहब आपने सही कहा जी, कि ये कम कॉमन है, लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे पास बच्चे भी आते हैं, हमारे पीडियाट्रिक सर्जरी और पीडियाट्रिक्स के उसमें, उनमें भी कई लोगों में होते हैं। ये मैं मानता हूँ कि बच्चों में कुछ हेमोलिटिक डिसऑर्डर्स जिनमें कि उनमें खून की यानी रक्त कोशिकाओं की समस्या होती है, उसमें वो उनका डोमेन रहता है पीडियाट्रिक्स का, उसमें कभी-कभार किरकिरी या पथरी बन सकती है। तो डॉक्टर साहब अगर जैसे लोग जाते हैं अल्ट्रासाउंड करा लिया अगर पेन हुआ और आपने जैसे बताया कि छोटे-छोटे भी कण दिखते हैं स्टोन्स के, तो मेरा सवाल ये है कि क्या मेडिसिन लेकर के, दवा लेकर के इन स्टोन्स को समाप्त किया जा सकता है अगर प्रारंभ में ही जान लिया जाए कि हमें ये पथरी बीमारी अब स्टार्ट हो रही है, प्रारंभ हो रही है? जी, जैसा कि आपने कहा कि कुछ एक ऐसे जो मैंने बताया कि जैसे अगर उसमें पथरी बन गई है, कोलेस्ट्रॉल की वाली पथरी बन गई है, उसके अंदर कैल्शियम डिपोज़िशन हो चुका है, बड़ी पत्थर बन चुके हैं, तो उसमें शायद कोई दवाई काम नहीं करेगी। दूसरा हमारे पास इसी प्रकार के मरीज़ सबसे ज़्यादा आते हैं, जो बाई पिगमेंट वाले कुछ मरीज़ हैं, जो कि खून पतला करने की दवाई खा रहे हैं या जिनके साथ जो है एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, वो सर्जरी के लिए अनफिट हैं, उन्हीं सब व्यक्तियों में हम लोग कोशिश करते हैं कि पथरी गलाएँ। हमारे एलोपैथी में इस प्रकार की चीज़ें बहुत कम कारगर हैं और जिनमें कारगर हुई भी हैं, उनमें पथरी वापस बनने की भी संभावना रहती है। तो जो भी अल्टरनेटिव मेडिसिन से लोग बाग ये करते हैं, हम उनको डिस्करेज करते हैं क्योंकि हमारा ज्ञान उस तरफ वैसे भी नहीं है। कुछ लोग होम्योपैथी में, कुछ आयुर्वेद के माध्यम से उसको गलाने की चेष्टा करते हैं। मैं उनको आगाह करना चाहता हूँ कि जो भी लोग ये कार्य कर रहे हैं, उसमें आप में दिक्कत होने की संभावना बढ़ जाती है। यदि पथरी आपकी किरकिरी है, छोटी पथरी है, तो जैसे मैंने बताया वो सरक करके पित्त की नलिका में आ सकती है और वो जी। भयावह कॉम्प्लिकेशंस करा सकती है। यदि गॉल ब्लैडर में स्टोन बड़ा है, खास तौर से 2 सेंटीमीटर के आसपास के बड़ा है, मल्टीपल स्टोन्स हैं, मल्टीपल स्टोन सरक सकते हैं, बड़े स्टोन्स में ट्यूमर बनने की संभावना ज़्यादा है। तो यदि आप उसको गलाने की चेष्टा कर रहे हैं या किसी भी प्रकार से उसको वो कर रहे हैं, तो उसके साथ एक और दिक्कत भी हो जाती है कि गॉल ब्लैडर कभी-कभार जिसको कि हम कहते हैं पिचक जाता है, कॉन्ट्रैक्टेड हो जाता है। कॉन्ट्रैक्टेड गॉल ब्लैडर में दर्द की संभावना भी बढ़ जाती है और अल्ट्रासाउंड बेस्ड इवैल्यूएशन, चूँकि गॉल ब्लैडर अगर डिस्टेंडेड रहता है और फूला रहता है, तब उसका इवैल्यूएशन, उसकी वॉल थिकनेस, उसके बाकी के कॉम्पोज़िशन जो है हम देख सकते हैं। लेकिन अगर हमने बहुत ज़्यादा उसको पिचका दिया, उसको बहुत लंबे समय तक हम दर्द झेलते रहे, सीवियर हमने जो है अपना दवाइयाँ लेते रहे दर्द की और उसको इग्नोर करते रहे, तो फिर आने वाले समय में हमारा इवैल्यूएशन भी बढ़ जाता है और हमें कॉम्प्लिकेशंस की संभावना भी बढ़ जाती है। लेकिन अगर किसी को ये पता चल जाए कि हमें स्टोन की शुरुआत हो गई है, फॉर्मेशन हो रहा है, तो अगर वो खान-पान में अपने परिवर्तन कर दे, तो क्या इसको कुछ हद तक चेक किया जा सकता है? बिल्कुल, चेक किया जा सकता है। खान-पान इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जैसे आपने कहा। ये कहना कि पत्थर एक बार बन गया है और उसमें सूजन आ गई है, आप उसको बहुत अल्टर कर सकते हैं, ये थोड़ा-सा गलत बात जी, होगी मेरी समझ से। करने को आप अल्टर कर सकते हैं। अल्ट्रासाउंड एक इंडिविजुअल
इवैल्यूएशन है, एक सीनियर सोनोलॉजिस्ट आपका एक अल्ट्रासाउंड करता है। कई लोग हमारे पास आते हैं, वो ये कहते हैं कि पत्थर का साइज़ ये है, 13 मिलीमीटर का था, वो 11 मिलीमीटर का हो गया है। तो आप खुद सोचिए 11 मिलीमीटर और 13 मिलीमीटर जो है वो कितना फ़र्क है उसमें, उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। यदि आपके सूजन आ गई है, आपको दर्द हो चुका है, तो आपको जागरूक रहना चाहिए। ये कहना कि आपका साइज़ क्या हो रहा है, आप उसमें बहुत ज़्यादा उसकी तह में मत जाइए। एक बार गॉल ब्लैडर डिज़ीज़्ड हो गया तो उसका कार्य जो है वो खत्म हो चुका है। अगर वो डिज़ीज़्ड है, आपको तकलीफ़ दे रहा है, तो आपको उसको निकलवाना ही उसका इलाज है। डॉक्टर अंशुमान, गॉल ब्लैडर स्टोन या गॉल ब्लैडर में और भी किसी तरह की समस्या हो जाती है, तो ऑपरेशन जो सबसे लास्ट एक बताया जाता है कि भाई ये ऑप्शन है, तो किन परिस्थितियों में आप लोग उसको ज़्यादा कहते हैं कि तुरंत करा लीजिए? नहीं, तुरंत वाला इमरजेंसी ऑपरेशन होता है, वो कुछ ही सिचुएशन में मैं उसको इलैबोरेट कर सकता हूँ। जनरल जी, पब्लिक के लिए ये ज़रूरी है समझना कि यदि आपको गॉल ब्लैडर में पथरी हो गई है और अगर आपको दर्द हो रहा है उसके हिसाब से, तो आपको उसको निकलवा देना चाहिए। ख़ास तौर से यदि आप फिट हैं सर्जरी के लिए, तब तो आपको ज़रूर उसको निकलवा देना चाहिए। आप सुदूर रहते हैं, गाँव में रहते हैं, तब तो और ज़्यादा आवश्यक है कि आप जहाँ फ़ॉलो-अप नहीं कर सकते, यदि कोई कॉम्प्लिकेशन जैसे मैंने बताया वहाँ पे है, तो आपको और जल्दी उसको निकलवा देना चाहिए। कुछ जो एल्डरली लोग हैं, जो कि अनफिट फॉर एनी काइंड ऑफ इलेक्टिव सर्जरी हैं, वो कुछ उनकी दवाइयाँ चल रही हैं। कभी-कभार कुछ प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, जिनके कि बेबी अभी जो है मैच्योरेशन की स्टेज पे है और 1 आध 2 बार पेन हुआ, उनको हम ये सलाह देते हैं कि अगर टॉलरेट कर पाते हैं, तो हम आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम इसका भी ऑपरेशन प्रेगनेंसी टाइम में भी कर सकते हैं। क्योंकि गॉल ब्लैडर अपने आप में जब कॉम्प्लिकेट करता है, तो फिर वो बहुत ही भयावह परिणाम उसके हो सकते हैं। दूसरी बात जो आपने बोली कि ऑपरेशन कब कराना चाहिए, जी, इलेक्टिव ऑपरेशन है, अपने जितने भी सुकून के हिसाब से आप उसको करवा सकते हैं। एक कायदे के संस्थान में कराना चाहिए। आपको ध्यान यही देना है कि यदि आपका गॉल ब्लैडर अनकॉम्प्लिकेटेड है, तो ये सर्जरी काफ़ी सिंपल सर्जरी है। जैसा कि आपने जो टर्म यूज़ किया कि ये क्या ये आखिरी पड़ाव है? ऐसा नहीं है। जी। गॉल ब्लैडर का इलाज एक बार जब उसमें सूजन आ गई, उसमें पथरी पड़ गई, तो वो सर्जरी ही है और शायद वो पहला पड़ाव है रादर देन आखिरी पड़ाव। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, हम डायग्नोसिस की बात करें, तो जैसे लोग सामान्य तौर पर ब्लड टेस्ट कराते हैं, तो कुछ लोगों में ये कैल्शियम की अधिकता होती है, बिलिरुबिन जो है वो अधिक आ जाता है और उसने अल्ट्रासाउंड नहीं कराया है इस मरीज़ ने। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि लिवर फंक्शन टेस्ट जो हम कराते हैं, तो पित्ताशय का भी जो हम लोग टेस्ट करा लेते हैं, अगर इनकी अधिकता आवे, तो हमको इसको कैसे समझना चाहिए कि बिलिरुबिन क्या होता है? अगर सामान्य आदमी समझ सके, तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा-सा आप इसको बताएँगे, कि लोग ये जान सकें कि भाई अगर अधिक हो रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए तत्काल, कि ये समस्या आ सकती है आगे? जी, तो लिवर हमारा सबसे बड़ा ऑर्गन है। जी, लिवर हमारे पचन-पाचन में भी कार्य करता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी बनाता है जो कि प्रोटीन्स बनाता है, जो कि हमारे शरीर के लिए एसेंशियल होते हैं। कई सारी चीज़ें वो स्टोर भी करता है, जब कभी हम फ़ास्ट करते हैं तो लिवर जो है अपने अंदर कई चीज़ें स्टोर करने के बाद जो है वो रिलीज़ करता है बॉडी में। इसी तरीके से लिवर जो है बाइल या बिलियरी पिगमेंट्स बनाता है। ये हमारे पचन-पाचन में मदद करते हैं, ख़ास तौर से जैसे मैंने बताया कि ये आपके फैट के डाइजेशन में काम होता है। एक जी, छोटे-छोटे मिसलीज़ बना देता है जो कि जिसको कहते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। फैट बहुत ही कंपोज़िट चीज़ होता है, वो अंदर आता है, उसको अलग-अलग टुकड़ों में बाँटा जाता है थ्रू ऑल दीज़ मैकेनिज़म्स और हमारा नेचुरल प्रोसेस ऐसा है कि वो छोटे-छोटे कणों में हमारे अब्ज़ॉर्ब होते हुए लैक्टियल्स के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में अब्ज़ॉर्ब होने के बाद स्टोर होता है या फिर कहीं न कहीं उसका यूटिलाइज़ेशन होता है। ज़रूरी क्या है कि लिवर को समझना ज़रूरी है। लिवर बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है। मैं मतलब उसके लिए ये टॉक बहुत ही छोटी पड़ जाएगी। लेकिन जी, आपने एक सिंपल सा सवाल पूछा कि लिवर फंक्शन टेस्ट क्या है? लिवर फंक्शन अपने आप में ये अपने आप में जिसे कहते हैं कि आंसर दे रहा है कि उसके फंक्शन को चेक करने का टेस्ट है। लिवर का फंक्शन एक सिंपल ब्लड में घूम रहे सारे उसके पैरामीटर्स से किया जा सकता है। इसमें हमारे पास 3 या 4 पैरामीटर्स हैं, जिसमें कि एक बिलिरुबिन आपने बताया, अगर आपको पीलिया हो रहा है,
तो लिवर के अंदर से, बाहर से प्री हिपैटिक, हेपैटिक और पोस्ट हेपैटिक किसी भी कारण से पीलिया हो सकता है। दूसरा, लिवर के फंक्शन में जो 2 मेन एंजाइम्स होती हैं, जिसको कि हम एसजीओटी, एसजीपीटी बोलते हैं या एएलटी, एएसटी बोलते हैं, वो बढ़ सकती है। वो सूजन का इंडिकेटर होता है। वो पथरी की वजह से भी बढ़ सकती है अगर सूजन आ गया, या फिर आपको किसी भी प्रकार की हेपेटाइटिस हो गई, यानी कि लिवर का इन्फेक्शन हो गया। कभी-कभार टाइफॉइड में भी लिवर का इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें भी बढ़ जाता है। और तीसरा, उसके बिलियरी कैनालिकुलाई, जिससे कि वो सब चीज़ों से कनेक्ट करती है, उसमें आपका अल्कलाइन फॉस्फेटेज वो करता है, या गामा जीटी जिसको कि हम बोलते हैं। कभी-कभार जो लोग शराब पीते हैं, जिनको कि घुटने की परेशानी है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, उसमें अल्कलाइन फॉस्फेटेज एंड ऑल बढ़ सकता है। तो मैं इस पे नहीं जाता। इन सब के अलावा 2-3 टेस्ट और हैं लिवर के, जिसमें कि एक अच्छा टेस्ट होता है सीरम एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन भी लिवर ही द्वारा सिक्रीट किया जाता है, और एल्ब्यूमिन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे शरीर का। इसके अलावा जो हमारे जहाँ भी कहीं चोट लगती है और रक्त का स्राव होता है, तो उसके खून के थक्के जमाने के लिए भी जो हमारा पीटी, एपीटीटी टेस्ट होता है, यानी प्रोथ्रोम्बिन टाइम और एपीटीटी टेस्ट, ये भी दिखाता है कि हम खून का थक्का अपना जमा पाएँगे या नहीं। कई लोग जो कि खून पतला करने की दवाई खाते हैं, जैसे कार्डियक वॉल्व रिप्लेसमेंट हुआ या कुछ हुआ, तो उनमें हमें ये टेस्ट इसी तरीके से करना होता है कि ये ऊपर रहे, ये नॉर्मल रेंज में ना रहे। तो जी। कुल मिलाकर के लिवर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है। लिवर फंक्शन टेस्ट एक बहुत ही आसान तरीका है उसके फंक्शन को जज करने के लिए, या एक जिसे कहते हैं कि आउटलुक लेने के लिए, ऊपरी सतह पे हम देख सकते हैं कि बेसिक लिवर फंक्शन आपका सही है या नहीं। क्या होता है, क्यों हो रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। आपको खुद से इंटरप्रेट करना नहीं चाहिए इस चीज़ को कि आपके साथ क्या दिक्कत हो रही है। लिवर में सबसे इम्पोर्टेंट हमारे देश में शराब का चलन जो है, जिसको कि हम कहते हैं अल्कोहलिक लिवर हेपेटाइटिस, या उसमें लिवर के अंदर फैट का सूजन आना, जिसको कि हम कहते हैं नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस यानी नैश, फैटी लिवर, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, जो कि लिवर फंक्शन को डिरेंज करते हैं। तो हमें काफ़ी चीज़ें उसमें देखनी होती है। अपने स्तर पे लोगों को नहीं देखना चाहिए, उसको एक स्पेशलिस्ट की मदद लेनी चाहिए, क्योंकि अपने से कभी-कभार आप करने में उस चीज़ों को जो कि हम अर्ली स्टेज पे रोक सकते हैं, उसको आप डिले कर सकते हैं। कई बार लोग सालों का डिले कर देते हैं और अपने पचन-पाचन पे ध्यान नहीं देते, अपनी बैड हैबिट्स पे ध्यान नहीं देते, अपनी बैलेंस डाइट पे ध्यान नहीं देते, अपनी एक्सरसाइज पे ध्यान नहीं देते, तो वो दिक्कत में पड़ सकता है। डॉक्टर साहब, कोलेसिस्टेक्टॉमी ये क्या होता है और इसकी आवश्यकता किसे पड़ती है? जी, हम गॉल ब्लैडर को निकालने की सर्जरी को भी एक्टमी जो टर्म यूज़ किया गया है, उसको निकालने के लिए होता है। तो कोलिसिस्टेक्टमी का मतलब होता है गॉल ब्लैडर रिमूवल, यानी पित्ताशय को हटा देना। पित्ताशय को हटाने के कई तरीके होते हैं। आज की तारीख में एक जिसको कहते हैं कि गोल्ड स्टैंडर्ड टेक्नीक जो है, वो लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी, यानी दूरबीन विधि से हम छोटे-छोटे छेद करके आपके गॉल ब्लैडर को निकाल देते हैं। सबसे बड़ा छेद अमूमन आजकल या आमतौर पर 1 सेंटीमीटर, मैक्सिमम 1.2 सेंटीमीटर तक का होता है। बाकी आजकल रोबोटिक सर्जरी भी आ गई है, रोबो के माध्यम से भी वो निकाला जा सकता है। और यदि कुछ लोगों में हम जिसे कहते हैं कि अगर लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी पॉसिबल नहीं है, यानी उनको कोई ऐसी कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, उनको फेफड़े की बीमारी है, जहाँ कि हम पेट फुलाते हैं हवा भर के कोलिसिस्टेक्टमी में दूरबीन विधि द्वारा, तो वो झेल ना पाएँ, या उनको दिल की ऐसी बीमारी है, जिसमें कि हम जब पेट फुलाएँगे तो उनके दिल पे नेगेटिव असर पड़ेगा। तो उस सिचुएशन में, या कभी-कभार ऐसी बनावट होती है मरीज़ में, कॉम्प्लिकेशन हो गया है, पैंक्रेटाइटिस हो गए हैं, बहुत सारा पहले ऑपरेशन हुआ है, एडिशन्स हैं, तो उन सब स्थिति में और ऐसी कई सारी स्थिति में हम चीरा लगा करके भी ओपन कोलिसिस्टेक्टमी कर सकते हैं। कोलिसिस्टेक्टमी का मतलब है गॉल ब्लैडर रिमूवल, और ओपन कोलिसिस्टेक्टमी के माध्यम से हो सकता है, लेकिन आज की तारीख में सबसे ज़्यादा कॉमन और सबसे ज़्यादा अच्छी सर्जरी लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी है। तो आपने जब तकनीक की हम बात शुरू कर चुके हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि वैसे गॉल ब्लैडर की सर्जरी में कितनी तरह की नई तकनीकें आ गए हैं। मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि इसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक तो सक्सेस रेट जो आपने बता दिया, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि कितनी खर्चीली तकनीक है। इस पे बड़ा ध्यान देना पड़ता है क्योंकि आम आदमी को भी ये सोचना पड़ता है कि किस तकनीक पर हम जाएँ। तो ज़रा इसके विषय में जो एक सामान्य दर्शक जानना चाहता है, उसके हिसाब से बताइए।
जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। ये मुझे ऐसा लगता है कि क्वालिटी शुड नेवर बी कॉम्प्रोमाइज़्ड। हमारे राइट। यहाँ पर जो बेस्ट तकनीक होती है, वही इस्तेमाल करनी चाहिए। कभी-कभार ऐसा होता है कि हमारे पास वो तकनीक अवेलेबल नहीं होती, कई ऐसे सुदूर क्षेत्र हैं। तो ये अगर इलेक्टिव सर्जरी हो रही है, तो आप ऐसी जगह पे करा सकते हैं, जहाँ पर ये सारी चीज़ें संभव हैं। दूसरी बात क्या है कि लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी, जैसे ही मैंने बोला कि आज की तारीख में मापदंड है, गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। दूरबीन विधि से आप सर्जरी करते हैं, इससे फ़ायदा क्या होता है कि आप छोटे छेद से बड़ा काम करते हैं, आप पूरा पेट देख सकते हैं। नंबर 2, इसमें मरीज़ का चीरा कम लगता है, तो उसे दर्द कम होता है। नंबर 3, इसमें आप जल्दी छुट्टी पा जाते हैं, अमूमन हम लोग अगले दिन जो है मरीज़ को अपने घर भेज देते हैं। नंबर 4, सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि इसमें मरीज़ का जो खाना-पीना है, जो बाकी सारी चीज़ें हैं, वो उसी दिन शुरू हो जाती हैं, जिस दिन उसका ऑपरेशन होता है। तो अर्ली मरीज़ का जो है मोबिलिटी रहती है, अर्ली मरीज़ घर जा सकता है, अर्ली मरीज़ खाना-पीना खाता है, दर्द कम होता है। तो कुल मिलाकर के इसीलिए इसको जो है आज की तारीख में मापदंड माना गया है। रोबोटिक सर्जरी क्या होता है कि रोबो के माध्यम से ये एक दूरबीन विधि की कार्य करने की पद्धति का एक थोड़ा-सा अपस्केल वर्ज़न है, जिसमें कि आप थोड़ा-सा दूर बैठ कर के अपने कन्वीनियंस के हिसाब से रोबो के माध्यम से मरीज़ के अंदर की सर्जरी करते हैं। तो कोलिसिस्टेक्टमी में ऐसा ये नहीं पाया गया, उसमें बड़ी सर्जरीज़ ऑन्कोलॉजिकल यानी कैंसर की सर्जरीज़ और उन सब में जो है ज़्यादा वो कारगर रहता है। बट आज की तारीख में ये मानना पड़ेगा कि आपने भी सुना होगा कि दूरबीन विधि की यानी लैप्रोस्कोपिक माध्यम से ये सर्जरी की जा सकती है। मैंने जैसे पिछले क्रम में आपसे कहा कि ओपन कोलिसिस्टेक्टमी के क्या इंडिकेशंस हैं, कब-कब उसको करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, ये एक चर्चा का विषय रहता है, लेकिन हम लोग कोशिश यही करते हैं कि दूरबीन विधि से सर्जरी की जाए। सरकारी तंत्र में जो आपने दूसरा सवाल किया कि कितना खर्चीला जी। सर्जरी है, ये मैं एग्ज़ैक्ट टर्म्स में तो मैं नहीं बताऊँगा आपके माध्यम से, जी, लेकिन ये जी। बहुत महँगी सर्जरी नहीं है। हमारे संस्थान में आकर के आप इसका ये पता कर सकते हैं, राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में, और लगभग जी। हर एक सरकारी संस्थान में इसका खर्च लगभग इतना है, ये बहुत खर्चीली सर्जरी नहीं है। मैं आपको आपके माध्यम से ये भी बता दूँ कि सरकार की तरफ से भी बहुत मदद होती है कि अगर आप थोड़ा गरीब तबके के हैं, आपके पास आयुष्मान कार्ड है, तो आपको उसके उससे भी मदद मिल जाती है। किसी भी जगह जहाँ पे आयुष्मान कार्ड प्राइवेट में भी और सरकारी संस्थानों में भी उससे मदद मिलती है। तो ये मैसेज जाना चाहिए कि क्वालिटी शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज़्ड। जो एक अच्छी चीज़ है, उसका बेनिफिट सबको मिलना चाहिए और हम लोग शायद सरकारी तंत्र में उसको प्रोवाइड करने की होती है। कभी-कभार थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि वहाँ जी, थोड़ी-सी जी। भीड़ ज़्यादा रहती है, लेकिन आपको धैर्य रखना है और अच्छी चीज़ से अपना जो है इलाज करवाना है। और सेकंड एस्पेक्ट जो आपने बोला कि सॉरी तीसरा एस्पेक्ट जो आपने बोला कि मरीज़ में जो है भ्रांतियाँ बहुत होती हैं और किस प्रकार की सर्जरी कराएँ, तो उसका एक सीधा-साधा जवाब है कि आपको उन लोगों से बात करनी चाहिए जो कि इसके स्पेशलिस्ट हैं और नंबर 2 उन मरीज़ों से बात करनी चाहिए जिन्होंने ये ऑपरेशन कराया है, जो कि आपकी भाषा में शायद आपको उससे बेहतर समझा पाएँगे, जो भी आपके मन में संशय है या जो भी इस प्रकार के क्वेश्चन्स हैं जो कि आप उसको आंसर करना चाहते डॉक्टर साहब, हम लोग लेप्रोस्कोपी की बात कर रहे हैं। एक सवाल हमारा यहाँ ये भी है कि सर्जन कितने ट्रेंड होने चाहिए, कितने प्रशिक्षित होने चाहिए? और इसके साथ जुड़ा हुआ सवाल ये है कि मरीज को ये कैसे पता चलेगा कि ये जो हमारे साथ सर्जन जुड़ेंगे, जो सर्जरी करने वाले हैं, वो लेप्रोस्कोपी के लिए कितने ट्रेंड हैं? ये सवाल सिर्फ़ इसलिए क्योंकि आजकल लेप्रोस्कोपी का जो चलन हर छोटे-बड़े शहर में ज़्यादातर हो गया है। लेकिन इसके बाद तमाम तरह की जटिलताएँ भी देखी जाती हैं, जैसे हार्निया हो जाता है और भी कई चीज़ हमने देखा है, सुना भी है कि कभी-कभी ओपन सर्जरी करने वाले भी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कर देते हैं और जान पे बन आती है। तो ये मरीज़ को ज़रा बताइए कि किस तरह से वो तय करे कि सही जगह वो पहुँचे, सही सर्जन के पास पहुँचे? हालाँकि ये बड़ा हैं। कठिन देखिए सवाल है आपके लिए भी, लेकिन नहीं, नहीं मुझे नहीं लगता ये कठिन सवाल है। किसी भी जी, स्फ़ीयर में, किसी भी जगह बिना ट्रेनिंग के तो कोई ऑपरेशन नहीं कर सकता। और आपके भी जैसे आपका पर्याय है, आपकी जो फ़ील्ड है, बिना एक्सपीरियंस के कोई कार्य नहीं हो सकता। तो जी, जो भी आप ऑपरेशन कराते हैं, किसी भी संस्थागत अगर आप कार्य उसमें करवाते हैं, तो वहाँ पे सीनियर लोगों की द्वारा ही टीम मिलती है और टीम में ऐसा नहीं होता केवल सीनियर लोग हों, बहुत सारे जूनियर्स भी होते हैं,
कई सारे प्रशिक्षु भी होते हैं, कई स्टूडेंट्स भी होते हैं, खास तौर से ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में, तो वो सारे के सारे एक्सपीरियंस ही गेन कर रहे होते हैं। और दूसरी बात क्या है कि जो ओपन सर्जरी है, ये आप दोनों को अलग-अलग ना देखें। ओपन सर्जरी हमको कभी-कभार करनी पड़ सकती है यदि वो दूरबीन विधि से पॉसिबल ना हो। तो ये कहना कि ओपन सर्जरी हम नहीं करते, ऐसा नहीं है। इसमें मुझे ऐसा लगता है कि आपने भी अभी जो सवाल पूछा, एक एक इन्हेरेंट उसमें बायस है। एक मतलब जिसे कहते हैं कि भ्रांति फैलाने वाला ये वो है कि वो व्यक्ति कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, वो व्यक्ति कितना उसका एक्सपीरियंस अगर आपको पूछना है, तो आप डायरेक्टली बाकी मरीज़ों से पूछ सकते हैं। कैसा यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, उससे पूछ सकते हैं। किसी भी डॉक्टर को यदि डिग्री मिली है, यदि वो जी, वहाँ पर निश्चित रूप प्रैक्टिस से। कर रहे हैं, तो नेचुरल सी बात है कि उनमें एक्सपीरियंस तो होगा ही। ये बात अलग है कि कुछ लोग जो हैं वो अपने पर्याय से बाहर कार्य करते हैं, मतलब वो ट्रेनिंग दूसरी चीज़ की हुई है, कोई आयुर्वेदाचार्य हैं और वो सर्जरी करने लग जाएँ, तो ये गलत बात है। लेकिन जो कि ट्रेन्ड सर्जन है, मुझे लगता है कि उनको हम लोग एनकरेज भी करते हैं। उनको यदि ट्रेनिंग भी चाहिए होती है, तो हमारी कई सारी ऐसी सोसाइटीज़ हैं, जो कि ट्रेन भी करती हैं। हमें आइडिया क्या है कि जैसे मैं बार-बार कह रहा हूँ कि हम जो भी चीज़ ऑफ़र करें, अपनी बेस्ट ऑफ द एबिलिटी पे करते हैं और नंबर 2 जो भी चीज़ वहाँ पे बेस्ट अवेलेबल हो और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो ज़रूरी नहीं कि हर एक व्यक्ति उतना ही एक्सपीरियंस हो, लेकिन बिना एक्सपीरियंस के कोई मेरी समझ से सर्जरी तो नहीं कर सकता। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर सर्जरी की जाती है, तो कभी-कभी हार्निया की प्रॉब्लम क्यों आती है? जी। तो जो आप सर्जरी की बात कर रहे हैं, हर्निया जो है वो ऑपरेशन के बाद का जो होने वाला हर्निया होता है, उसको हम इंसिशनल हर्निया बोलते हैं, यानी ऑपरेशन का वो कॉम्प्लिकेशन है। तो मोटा-मोटा मैं एक जनरल पब्लिक को ये बता सकता हूँ कि हमारे यहाँ पर ऑपरेशन जब भी हम करते हैं, तो मोटे-मोटे तौर पे हमारा कार्य होता है टाँके लगाना और शरीर का काम रहता है घाव बनना। हर एक व्यक्ति की जो है हीलिंग क्षमता एक जैसी नहीं होती। अगर आप कैंसर का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, आपकी अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, आपका इमरजेंसी में सर्जरी हुआ है, आपके अंदर पहले से मवाद फैला हुआ है जैसे मैंने बोला या बिलियरी पेरिटोनाइटिस है, तो उन सब में इन्फेक्शन और सब्सीक्वेंट हर्निया बनने की संभावना बढ़ जाती है। दूरबीन विधि से जैसे मैंने बताया कि आपका छेद छोटा होता है, 1 सेंटीमीटर सबसे बड़ा छेद होता है, तो उसमें हर्निया बनने की संभावना कम होती है, क्योंकि सीधी-सी बात है हर्निया के लिए आपको एक बड़ा वो चाहिए। आइडिया क्या है कि आपको ऑपरेशन के बाद कुछ दिनों तक, खास तौर से ओपन सर्जरी के बाद आपको थोड़ा-सा ध्यान ज़्यादा देना पड़ता है। कुछ ऐसी चीज़ें नहीं करनी पड़ती जिसमें कि आपके इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़े, झटके से कार्य नहीं करना होता है, बहुत ज़ोर से खाँसने-छींकने पे अपने पेट पे हाथ लगाना होता है। हम लोग जो लोग भी इस प्रकार के प्रोन लोग होते हैं, उनको हम एक एब्डोमिनल बाइंडर यानी कि एक बेल्ट बँधवाते हैं, जो कि कायदे की बेल्ट पूरी एब्डोमेन पे रहनी चाहिए, एक केवल हिस्से पे नहीं रहनी चाहिए। बहुत झटके से कार्य नहीं करना चाहिए, झटके से जो है आपको अपना डेली रूटीन नहीं करना है। अगर आप बहुत हेवी वेट लिफ्टर हैं, तो आपको कुछ दिनों जब तक ये वुंड हीलिंग ना हो जाए, तब तक आपको हेवी एक्सरसाइज़ेज़ या हेवी उस टाइप की चीज़ें नहीं करनी है। तो आइडिया यही है कि हमारा कार्य है कि उसको सही तरीके से टिश्यूज़ को वो करना, हील करने के लिए थोड़ा समय देना पड़ेगा और हर्निया की संभावना कम से कम होती है। लेकिन ये भी बात आपकी सही है कि इन स्पाइट ऑफ द बेस्ट एफर्ट्स, हर्निया बनने की संभावना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी लंबे समय तक ये हर्निया बनने की संभावना कम नहीं हुई है और लगभग 10 में से 1 आदमी को जो है कभी-कभार हर्निया बनने की संभावना रहती है। ख़ास तौर से अगर उसके पास इतनी सारी दिक्कतें हैं और उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, उसको कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है, खून पतला करने की दवाइयाँ चल रही हैं या मल्टीपल कोमॉर्बिडिटीज़ और भी हैं, उसको गठिया की परेशानी, वो चल फिर नहीं पा रहा है। तो कुछ लोग जो होते हैं जो कि बहुत ओबीज़ हैं, मोटे व्यक्ति हैं, उनका जो है फैट डिपोज़िशन बहुत ज़्यादा है, उनकी शीथ बहुत अच्छे तरीके से बंद नहीं हो सकती, तो कुछ टेक्निकल इश्यूज़ भी होते हैं। लेकिन अमूमन आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि ऑपरेशन के बाद थोड़ा-सा अपना जो है अपने शरीर का ध्यान रखना पड़ेगा। डॉक्टर अंशुमान, आपने ये जो अभी बताया, मैं समझता हूँ कि बहुत सारे दर्शकों के अंदर जो भ्रम है, उसको काफ़ी हद तक वो समाप्त हो गया होगा। क्योंकि एक दर्शक का ही ये सवाल था कि ये ज़रूर सवाल पूछना कि भाई हर्निया हो जाता है, फिर हम किस तरह के डॉक्टर के पास जाएँ? और इसका जवाब आपने इतने सरल शब्दों में इतने बढ़िया ढंग से दिया है कि उनके सारे भ्रम समाप्त हो गए होंगे। अब जब हम भ्रम की बात कर ही रहे हैं, तो कुछ और भी प्रश्न हैं जिनको लेकर लोग भ्रमित रहते हैं। जैसे कि
पित्ताशय की पथरी का कौन सा आकार बढ़ जाता है जब वो खतरनाक होता है, या सबसे बड़ी पथरी कितने एमएम की होती है, लोग ये जरूर जानना चाहते हैं। और ये भी कहते हैं कि पित्त की थैली से जो पथरी बन गई है वो खुद से भी निकल जाती है। और सबसे बड़ा जो एक मिथ कह लीजिए, मैं तो इसको नहीं क्लियर कर सकता, वो आप ही बताएंगे, कि अगर ज्यादा पानी पिया जाए, खास तौर पर अगर बियर का सेवन किया जाए, तो पथरी निकल जाती है। तो जरा इस पे थोड़ा सा बताइए दर्शकों को कि क्या वास्तविकता है। जी नहीं, ये सारी की सारी आपने एकदम एक शब्द में कह दिया कि सारी भ्रांतियां हैं। पहली जो आपने कही कि गॉल ब्लैडर में अगर पथरी हो जाती है तो किस साइज की हो सकती है, तो वो वेरिएबल साइज है। हमारे पास सुदूर गांव के कुछ, नेपाल साइड के कुछ इस तरीके के, मतलब बहुत ही इंटीरियर्स के जब कभी मरीज आते हैं जिन्होंने अपनी बहुत दिनों तक निग्लेक्ट किया है, दवाइयाँ लेते रहे अलग अलग प्रकार की, जिससे कि उनका दर्द छिपा रहता था, और उनमें पथरी कभी-कभार जो है बहुत बड़ी-बड़ी पथरियाँ भी हो सकती हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया कि अगर आपकी पथरी है, अल्ट्रासाउंड में बहुत आसानी से देखी जा सकती है कि 1.5 से 2 सेंटीमीटर हमारे देश में 2 सेंटीमीटर को एक मापदंड माना गया है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि यदि पथरी दिखाई पड़ रही है, बड़ी पथरी है, आपको दर्द हो रहा है, तो वो आपके लिए खतरनाक हो सकती है। यदि आप में कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना है, आप ऑपरेशन कराने में अभी इच्छुक नहीं हैं, कोई आपको ऐसी परेशानी है, तो आपको थोड़े दिनों अगर वेट करना है, तो उसको सीक्वेंशियली फ़ॉलो करते रहना चाहिए कि उसमें कहीं सूजन तो नहीं आ रही है। गॉल ब्लैडर की जो झिल्ली है, जो उसकी वॉल है, कहीं वो मोटी तो नहीं हो रही है। पथरी कहीं किरकिरी या उसमें स्लज तो नहीं आ रहा है, जो कि सरक करके आपके पित्त की नलकी में आ सकता है और सूजन कर सकता है। तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि अनटिल अनलेस हम लोग, हमारे पास कुछ लोग होते हैं जो कि आते हैं और कहते हैं कि हमको कुछ भी नहीं हुआ और हमारे पथरी हमको दिखाई पड़ गई है। तो हम उनको यही सलाह देते हैं कि इसमें आपको घबराने की कोई बात नहीं। यदि आपको एसिम्प्टोमेटिक गॉलस्टोन्स हैं, तो आप उसको फ़ॉलो कर सकते हैं। 6 महीने पर, 8 महीने पर एक सीरियल अल्ट्रासाउंड कराते रहिए। यदि लेकिन ये भी होता है कि कभी-कभार डिस्पेप्टिक सिम्पटम, जिसको कहते हैं डिस्पेप्सिया, यानी इंडाइजेशन होना, गैस बनना, इस टाइप की प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ बहुत सारी होती हैं। एसिड पेप्टिक डिज़ीज़ होती है, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिज़ीज़ होती है, तो वो सारी चीज़ें एसोसिएटेड हो सकती हैं। तो कभी-कभार उन उन बीमारियों से भी अगर आपको गॉल ब्लैडर एसोसिएटेड रहता है, तो आपको गॉल ब्लैडर निकलवाने के बाद आराम मिल सकता है। तो तरीका ये रहता है कि हम उनको ये सजेस्ट करते हैं कि आप उसको फ़ॉलो करते रहें। और एक बात जो आपने बोली कि शराब या बियर का सेवन करने से या वो करने से, तो शराब नहीं सर, केवल बियर या ज्यादा पानी पीना, ये दो देखिए, चीजें। ये आप ये अंगूर छील के खाने वाली बात हो गई। बियर में भी शराब की, अल्कोहल की उतनी मात्रा रहती है। जी। ये वॉल्यूम का खेल है। आप 1 लीटर या 650 एमएल ऑफ लाइक 4% टू 8% लेते हैं, वहीं आप 40% 60 एमएल लेते हैं, तो आप खुद ही सोचिए कि आप कितना अल्कोहल कंज़्यूम कर रहे हैं। तो इसमें जी। सिंपल अपने आप को जिसे कहते हैं बरगलाने की बात है, बेवकूफ़ बनाने की बात है। बियर या फिर किसी भी प्रकार का पानी जिसे कहते हैं, जो कि डायूरेसिस कराता है, वो किडनी स्टोन्स में थोड़े कारगर हो सकते हैं, ताकि छोटे किरकिरी या पथरी जब कभी इस प्रकार की उनके क्रिस्टल्स बनते हैं या छोटे पथरी रहती है किडनी में, तो वो पास हो सकते हैं। बट उसके लिए आपको एक यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना पड़ेगा। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि गॉल ब्लैडर का जो स्टोन होता है, यदि वो निकल गया, तो वो ज़्यादा भयावह हो सकता है, बनस्बत इसके कि आपका जो है गॉल ब्लैडर जो है जब स्टोन रहे तब उसमें। दूसरा, कभी-कभार ये भी हो सकता है कि गॉल ब्लैडर की पथरी जो होती है, वो कुछ एल्डरली ख़ास तौर से लोगों में वो छेद होकर के आँत में भी आ सकती है, जिसको कि हम कहते हैं कि गॉलस्टोन आइलियस, और वो आँत में आकर के रुकावट कर सकती है। तो कुल मिलाकर के गॉल ब्लैडर में यदि पथरी रहे, तो आप ज़्यादा मतलब जिसे कहते हैं कि सेफ हैं, रादर दैन वो गॉल ब्लैडर से सरक करके बाहर आए तो। तो अब हम लोगों ने सर्जरी की बात कर ली, अब आते हैं सर्जरी के बाद की स्थिति पर। तो ये बताइए कि सर्जरी के बाद अगर किसी को पेट दर्द हो रहा है, बुखार आ गया और उसका पेट फूल रहा है, तो ये किस कारण से हो सकता है? और तब इसका इलाज लेने के लिए क्या सर्जन के पास जाना पड़ेगा या फिर किसी फिजिशियन के पास? जी, आपने जो बताया कि सर्जरी के बाद हम इस तरीके से उसको डिवाइड कर सकते हैं कि अर्ली सर्जरी, पोस्ट सर्जिकल फेज़ में जो है, यदि मरीज़ को कोई दिक्कत हुई, हल्का-फुल्का बुखार आ गया, या उसका गॉल ब्लैडर अंदर बहुत सूजा हुआ था, थोड़े दिनों तक हम लोगों ने उसको दवाइयाँ दी और वो ठीक हो गया। उसके जो हमने जहाँ पे टाँके लगाए हैं, वहाँ पे कोई इन्फेक्शन हो गया,
उसकी वजह से उसको कोई दिक्कत हो गई, तो ये अर्ली पोस्ट सर्जिकल प्रॉब्लम्स है जो कि आसानी से ट्रीट की जा सकती हैं। उसको वापस अपने फिजिशियन या सर्जन के पास जाना चाहिए। जो लेट कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो लेट प्रॉब्लम्स होती हैं कि गॉल ब्लैडर में जो है आपको जिसको कि हम कहते हैं पोस्ट कोलिसिस्टेक्टमी पेन सिंड्रोम। कभी-कभार ये भी होता है कि हमें गॉल ब्लैडर का हमने ऑपरेशन तो करा लिया है, लेकिन उसके बाद भी हमें थोड़े प्रकार की दिक्कत बनी हुई है। तो कभी-कभार हमें एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स भी होती हैं, जो कि गॉल ब्लैडर से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होती, जैसे मैंने बोला, लेकिन आपको गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिज़ीज़ हो सकती है, एसिड पेप्टिक डिज़ीज़ हो सकती है, जो कि एक एंडोस्कोपी करानी पड़ सकती है। कभी-कभार एल्डरली लोगों में या आजकल यंग लोगों में भी एक दिल की बीमारियाँ भी होती हैं, जो कि मायोकार्डियल इंफार्क्शन या अर्ली एंजाइना पेन्स, उसमें भी पेट में दर्द हो सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि वो गॉल ब्लैडर का दर्द है, लेकिन वैसा नहीं होता। कभी-कभार बहुत रेयर सिनेरियो में ऐसा भी होता है कि पित्त की थैली से सरक करके पित्त की नलकी में कोई किरकिरी या पथरी आ गई है, यानी सीबीडी स्टोन्स हैं या किरकिरी है उसमें, और वो पेन कर रहा है। एक और भी रेयर कॉम्प्लिकेशन होता है, जिसमें कहते हैं कि जहाँ पे आपकी पित्त की नलकी आपके छोटी आंत यानी डियोडेनम से मिलती है, वहाँ पे स्फिंक्टर टाइट हो जाता है, जिसको कि हम स्फिंक्टर ऑफ ओडाई डिस्फंक्शन कहते हैं। तो अलग-अलग प्रकार की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ज़रूरी ये है कि आप इसको समझें कि ऑपरेशन के बाद यदि आपको दिक्कत हो रही है, तो आपको पहले अपने सर्जन या फिजिशियन से अर्ली स्टेजेज़ में मिलना है। यदि आपको वो दिक्कत बनी हुई है, तो ज़रूर किसी स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए और उसका निदान पाना चाहिए। अच्छा, अगर किसी की पित्त की थैली, हालाँकि आपने थोड़ा-सा उस पे प्रकाश डाला था, फट जाए, तो किस तरह की समस्या पैदा हो जाएगी और तब क्या हो सकता है? जी। तो मैंने बताया कि पित्त की थैली का एक कॉम्प्लिकेशन पित्त की थैली का फटना भी है, इसको हम गॉल ब्लैडर परफोरेशन कहते हैं। गॉल जी। ब्लैडर परफोरेशन हमारे 2-3 प्रकार से मैनिफेस्ट कर सकता है। एक, थोड़ा-सा छेद हो गया और वो गॉल ब्लैडर की वॉल में ही रह गया, जो कि डायबिटिक्स में हम लोग देखते हैं। बहुत सूजन आई और उसने जो है डायबिटिक्स में थोड़ा-सा छेद हो गया। या वो परफोरेट हुआ लिवर की साइड में, जो कि एक हिस्सा उसका लिवर में लगा रहता है, और छोटा-सा एक वहाँ पे उसने गॉल लोकलाइज़्ड गॉल ब्लैडर परफोरेशन कर दिया। तो ये आप मैनेज कर सकते हैं, जो कि एक रूटीन वे में मैनेज हो सकता है कुछ दवाइयों के माध्यम से और सूजन कम करने के लिए। जब सूजन कम हो जाती है तो हम इसको ऑपरेट कर देते हैं। एक ये जो तीसरा एस्पेक्ट है कि गॉल ब्लैडर फट गया है और उसका मवाद या उसका स्राव जो है पूरे पेट में फैल गया है, जिसको कि हम गॉल ब्लैडर पेरिटोनाइटिस कहते हैं या बिलियरी पेरिटोनाइटिस कहते हैं। ये पोटेंशियली एक इमरजेंसी है। आपका पेट फूल जाएगा, जैसे कि किसी भी आँत फटने में होता है। बहुत ही कभी-कभार पस और गंदगी रहती है उसमें, जिसमें कि बहुत सीवियर इन्फेक्शन, कभी-कभार सेप्टिसीमिया में जा सकता है आदमी। तो वो एक इमरजेंसी है, उसमें फिर आपको इमरजेंसी में अपना इलाज कराना पड़ेगा और हो सकता है उस वक़्त आपको ऑपरेशन कराना पड़े। डॉक्टर अंशुमान, पित्त की थैली अगर नहीं होती है, जैसे आप लोग निकाल देते हैं, तो इसको निकालने के बाद किस तरह की दिक्कतें आती हैं और ये दिक्कतें कब तक बनी रहती हैं? जी, आपने बताया पित्त की थैली निकालने के बाद क्या होता है? जी। पित्त की थैली का, जैसे मैंने सबसे पहले अपने अंश में बताया था, कि पित्त की थैली का काम केवल कंसंट्रेशन है, उसको केवल संजोना है, उसको कंसंट्रेट करना है बाइल को। तो यदि हमने पित्त की थैली को निकाल दिया, तो उसके बाद आपके शरीर में कोई ऐसी विशेष दिक्कत नहीं आती, क्योंकि बाइल लिवर बनाता है और पित्त की नलिका के माध्यम से वो आपका दुओडेनम में यानी छोटी आँत में वो खुल जाता है और पचन-पाचन वैसा ही रहता है। लेकिन एक अच्छी आदत ये रखनी चाहिए कि आपको थोड़ा-थोड़ा करके कई बार में खाना चाहिए। यदि आप बहुत गरिष्ठ खाना खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा भारी खाना खा रहे हैं, बहुत फैट कंटेंट है उसमें, आप कुछ ऐसी बाहर की चीज़ें खा रहे हैं जिसमें कि बहुत सोडा है, ब्लोटिंग है, तो आपके पेट फूल सकता है, पचन-पाचन में आपको जो है दिक्कत आ सकती है, आपको एक हाई वॉल्यूम डायरिया हो सकता है। तो सबसे अच्छी बात होती है, जो कि हमको रूटीनली करना चाहिए, कि थोड़ी-थोड़ी देर में थोड़ा-थोड़ा करके खाना चाहिए। अपने डाइट में एक बैलेंस रखना चाहिए। यदि हम बहुत ज़्यादा एक बार में खाएँगे, वैसे भी होता है, तो हमें गैस बन सकती है, हमारे पेट में जलन हो सकती है। यदि हम बहुत ज़्यादा देर खाली पेट रहेंगे, तब भी ऐसा हो सकता है। तो हमें ध्यान यही देना है, जो अच्छी आदतें हैं बैलेंस डाइट की, जिसमें कि सही मात्रा में हमारे कंपोनेंट्स हों, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, और साथ में हमें जो है थोड़ा-थोड़ा करके कई बार में खाना खाना चाहिए। अगर हम ऐसे आचरण रखते हैं, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं आनी चाहिए और थोड़े दिनों में बॉडी हमारी अडैप्ट भी कर जाती है। कुछ ही हफ्तों में बल्कि अडैप्ट कर जाती है और जो भी दिक्कतें होती हैं, वो ठीक हो जाती हैं। ज़रूरी ये है समझना कि गॉल ब्लैडर यदि रहेगा, तब ज़्यादा दिक्कत होगी, और अगर एक बार डिज़ीज़ गॉल ब्लैडर हो गया, तो उसका आपके शरीर में कोई कार्य नहीं है, उसको निकलवाना ही समझदारी है। डॉक्टर साहब, खराब डाइट को इस बीमारी का
खास कारण माना जाता है। तो ये बताइए कि जरा डाइट किस तरह की होनी चाहिए और ख़ास तौर पर जो गर्भवती महिलाएँ हैं, उनके लिए डाइट क्या प्लान क्या फ़ॉलो करना चाहिए? जी, देखिए डाइट एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। डाइट किस प्रकार की होनी चाहिए, हम सब लोगों को पता है कि डाइट कैसी होनी चाहिए। ज़रूरी है कि हमारे डाइट में बैलेंस होना चाहिए। हमारी जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, अगर हम उसमें देखें तो हमारा जितना वेट होता है, लगभग उतने ग्राम प्रोटीन हमको रोज़ चाहिए होता है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा देखें तो वो लगभग 30 से 40% होने चाहिए। लगभग उतना ही 20 से 30% आपका फैट होना चाहिए। तो यदि आप बहुत गरिष्ठ खाना खा रहे हैं, आप ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जिसको कि पचाने में दिक्कत होती है, व्हाइट जिसको कहते हैं फ्लावर आप ज़्यादा खा रहे हैं, मैदा ज़्यादा खा रहे हैं, आप जिसमें कि हाई रेसिड्यू नहीं है, यानी रोटियाँ जितनी भी हम सफ़ेद की तरफ चले जाते हैं, उतना आपको दिक्कत होती है। आप बहुत ज़्यादा उन चीज़ों का शुगर का सेवन कर रहे हैं, ख़ास तौर से कोल्ड ड्रिंक्स, और उसमें कभी अगर आप उसका लेबल पढ़ें तो कितना सारा उसमें फ्री शुगर होता है। आप उसमें कोला की मात्रा बहुत ज़्यादा दे देते हैं। आप ऐसी चीज़ें ले रहे हैं जो कि बाहर की चीज़ें हैं, बहुत तली भुनी हैं, अच्छे ऑयल या रीकुक्ड ऑयल में वो बन रही हैं, अच्छे ऑयल में नहीं बन रही हैं। तो ये सब चीज़ें हमें दिक्कत देती हैं। तो इसमें कोई बहुत जिसे कहते हैं बहुत साइंस इन्वॉल्व नहीं है कि आपको बहुत सारी चीज़ें क्या चीज़ चाहिए। आपके जीवन में बैलेंस डाइट रहना चाहिए। थोड़ा-थोड़ा करके कई बार में खाना चाहिए। शराब, सिगरेट, तम्बाकू, किसी भी प्रकार की खैनी, गुलमंजन, इस टाइप की चीज़ों का सेवन जितना हो पाए उतना, मतलब ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये सब आपके लिए जानलेवा हो सकते हैं। इन सब के अलावा आपके शरीर में पानी की मात्रा भी, ख़ास तौर से जब मौसम बदल रहा है तो वो बहुत होनी चाहिए। एडेक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर रहना चाहिए अनटिल अनलेस आपको डॉक्टर ने मना किया है किडनी डिज़ीज़ की वज़ह से या दिल की डिज़ीज़ की वज़ह से। तो आपके डाइट में अगर एक शब्द या एक लाइन में बोला जाए कि ज़िंदगी में बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस डाइट लेना चाहिए, उसी प्रकार से एक्सरसाइज़ करनी चाहिए, उसी प्रकार से वाटर का इंटेक रहना चाहिए, गलत आदतों से दूर रहना चाहिए, नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। कम से कम आपके शरीर को जितना व्यायाम चाहिए 45 टू 1 आवर 45 मिनट्स टू 1 आवर वो आपको देना चाहिए अपने शरीर को। अ, आपके लिए स्लीप इम्पोर्टेंट बहुत है, स्लीप अगर आपकी अच्छी नहीं रहेगी तो आपका गट भी उतना ही इफ़ेक्टेड रहता है। तो कुल मिलाकर के अच्छे हैबिट्स को जो कि हमको बार-बार सब लोग बताते हैं वो रखना पड़ेगा। गर्भवती महिलाओं में कुछ उनकी मतलब डायटरी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, वो एक्चुअली मेरा डोमेन नहीं है, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि उनकी रिक्वायरमेंट चूँकि उनके अंदर एक और जीव है, तो उनकी रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा होती है। आयरन एंड फोलिक एसिड की कमी नहीं होनी चाहिए, कैल्शियम की मात्रा रहनी चाहिए, प्रोटीन की मात्रा उनको अधिक चाहिए। उनके अंदर अगर कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, प्री एक्जिस्टिंग डिजीज़ेज़ हैं, तो उनका कंट्रोल चाहिए। तो वो एक स्पेशलिस्ट की हेल्प में ही हो सकता है। तो कुल मिलाकर के जी। मैं फिर से उसको दोहराना चाहूँगा कि ये कोई इसके लिए किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है कि आपको वो बताए कि किस प्रकार का आपको खाना खाना है। ज़रूरी है कि आप अपने आप से पूछिए कि आपने किसी किताब में या अपने फ़ोन में 2 दिन आप बस लिख लीजिए कि क्या आप खाना खा रहे हैं, तो आपको बिना झूठ बोले तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप क्या गड़बड़ कर रहे हैं। जी। डॉक्टर साहब आपने एक मूल मंत्र दिया है कि हम अपने को और साथ-साथ अपने पेट को हम कह लें कि कैसे स्वस्थ रखें और हम समझते हैं कि हमारे दर्शक इस पर ज़रूर अमल करेंगे। अब हम कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है? यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएँ। अगर आपकी कोई समस्या है या फिर आप हमारे चिकित्सा विशेषज्ञ से संपर्क करना चाहते हैं या ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहते हैं, तो हमारे मोबाइल नंबर 7985068165 पर व्हाट्सएप करें। शरीर में होने वाले हर रोग पर अब तक 81 एपिसोड यानी 81 एपिसोड हो चुके हैं, जिनमें देश और विदेश के जाने-माने चिकित्सा विशेषज्ञों ने पूरी तरह से प्रमाणित जानकारी आपको दी है, जिसे आप जुबली टीवी के यूट्यूब चैनल पर हेल्थ के साप्ताहिक कार्यक्रम जुबली हेल्थ लाइव विद ओम दत्त के अंतर्गत देख सकते हैं और उस पर अमल कर सकते हैं। आने वाले हर एपिसोड की जानकारी के लिए जुबली टीवी को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कि कार्यक्रम का
नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगले रविवार एब्डोमिनल सीरीज संख्या 3 का विषय होगा appendicitis and other bowel infections when it is required to meet surgeon। अपेंडिसाइटिस और आंत में अन्य दूसरी जो संक्रमण है वो कब सर्जन के पास जाना जरूरी है, इस विषय पर हम बात करेंगे। डॉक्टर अंशुमान, हम आपके बहुत आभारी हैं कि आपने अपने व्यस्ततम समय में से जुबली टीवी के दर्शकों के लिए अपना बहुमूल्य समय दिया और दर्शकों को इतनी सरल भाषा में आपने जानकारी दी। हम समझते हैं कि हमारे दर्शक इससे बहुत लाभान्वित होंगे। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगले रविवार तक कीजिए प्रतीक्षा। नमस्कार। थैंक यू।